आपके भाई रोनित सर जो कि केडी पाठक का रोल प्ले किए थे, आज तक किसी को पता नहीं चला केडी का फुल फॉर्म क्या है। किस्मती है कि मेरे आइडल को मैं इतने करीब से देख पाया। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेलीविजन का ज़माना हो या फिर बॉलीवुड, जिनका एक्टिंग और परफॉर्मेंस हमेशा रहता है सुपर हिट, सो टुडे वी हैव रोहित। स्वीट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आयरा, जो कि ट्रेलर देखा, काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी सस्पेंस भी है। पहली बात तो जो मूवी का टाइटल है आयरा, उसका मतलब हम जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी यूनिक है ये टाइटल। देखिए, फिल्म एआई के बारे में है। एआई का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है एक इंसान को क्लोन करने में। मान लीजिए कल को आपके कोई मित्र या संबंधी या आपके माता पिता नहीं रहते हैं, तो आप उनकी आवाज़, उनकी शक्ल क्लोन करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो जिंदगी भर आपके पास रहें, जैसे बात करते हैं वैसे बात करते रहें। आयरा इज अ मिरर इमेज ऑफ माय कैरेक्टर नेम हरी। हरी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो उसका होगा मतलब आयरा। हरी सिंह जो मेरा किरदार है वो इस एआई का क्रिएटर है। उसने एक ऐप बनाया है जिसका इस्तेमाल से आपकी जो लव वंस हैं वो आपके साथ हमेशा रहें। ऑफ कोर्स आप उन्हें छू नहीं पाएंगे क्योंकि फिजिकली वो रहेंगे नहीं, लेकिन एक अपैरेशन की तरह वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन आयरा के इस्तेमाल से जो हानि हो सकती है वो आपने फिल्म के ट्रेलर में देखी है और फिल्म उसके बाद वैसे तो कॉन्सेप्ट आपने बताया, जब आपके जो लव वन रहते हैं अगर वो नहीं रहते इस दुनिया में, तो हम उन्हें मतलब डिजिटली इमेजिनेशन कर सकते हैं। मतलब ये है, सामने खड़े हैं, जैसे मान लो ये है कि नहीं मालूम नहीं है। यस। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। आपने सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूंगा दुनिया के लिए और आपने बना तो दिया ऐप, लेकिन कभी कभी आगे चल के उसे कैसे मिसयूज करते हैं लोग और उससे क्या हानि होती है, वो इस फिल्म का इंट्रीग फैक्टर है। और ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये पूरा निचोड़ जो है आखिरी 5 मिनट में है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग जाके देखें और समझ में आए कि हरी का आयरा क्यों है। इवन जो ये कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अलग है। जी बिल्कुल। क्योंकि अभी तक एआई पे बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन उसमें इंडिया में तो एक भी फिल्म अभी तक एआई पे नहीं बनी है। पहली फिल्म बन रही है आयरा, आई थिंक, जो इंडिया में एआई के साथ इतना डीपली मतलब कहानी ही एआई के बारे में। इंटरनेशनली ऑफ कोर्स बहुत पिक्चरें बनी हैं, बहुत बातें भी हो रही हैं एआई के बारे में। इंडिया में टाइमिंग बहुत सही है कि अभी चर्चा में आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है। इवन चर्चे में जितना आ रहा है उतना उसके डिसएडवांटेज भी दिखाई दे रहे हैं। डिसएडवांटेज दिख रहा है बहुत ज्यादा, ये वही दिख रहा है ज्यादा। एडवांटेजेस तो जो हैं वो हैं ही, लोगों को पता ही है, लेकिन धीरे धीरे करके कोई ना कोई स्कैम में इस्तेमाल हो रहा है एआई, वॉइस क्लोनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। ये डीफेक वगैरह तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एआई का इस्तेमाल करके लोग ये सब कर रहे हैं और कहना बहुत मुश्किल है कि ये किस हद तक लोग जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो इसलिए हमने फिल्म में भी ये कहा है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बहुत हानि हो सकती है, नॉट जस्ट टू अ स्टेट और अ सिटी और अ कंट्री बट टू द वर्ल्ड इन जनरल। इवन बात करें तो पर्सनल लाइफ में लोगों की काफ़ी डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि अभी एक दिल्ली मेट्रो का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ट्रेन में 2 लड़कियां नाच रही, बाद में उसमें पता चला कि वो भी एक एआई के थ्रू किया गया था। हाँ, वो उधर हुआ ही नहीं था। पेपर में आया था कि एक बेटे की आवाज क्लोन करके उसके पिताजी को रैंसम नोट भेजा था और उसके बाद बच्चे को मार दिया गया, लेकिन वो बच्चे को पहले से मार दिया था। वो आवाज क्लोन करके एआई के इस्तेमाल से उन्होंने पिताजी को फोन किया था। तो ये सारी चीजें डिसएडवांटेज तो है ही, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज, जैसे लोग अब कहते हैं कि अरे आप आईपैड पे खेल रहे हैं, तो आईपैड बनाया तो कुछ अच्छा सोच के बनाया था, लेकिन आजकल के बच्चे बाहर ही नहीं जाते हैं, न बाहर जाते हैं, न अच्छा खुले वातावरण में खेलते हैं, न प्लेग्राउंड में जाते हैं, अपने कमरे में आईपैड पे खेल रहे हैं। तो अब ये आप कह सकते हैं कि आईपैड नेगेटिवली यूज हो रहा है। बट कोई भी चीज जब आप बनाते हैं, जब आप निर्माण होता है उसका, जब साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, तो वो लोग अच्छा सोच के करते होंगे। हर किसी को तो एटम बॉम्ब नहीं बनाना है। एटम बॉम्ब भी अगर उन्होंने, ओपेनहाइमर ने सोचा होगा कि मैं इसका कैसे अच्छे से इस्तेमाल करूं, अब इस्तेमाल गलत, वो सेफ्टी के लिए बनाया था, लेकिन अब चीजों से मिसयूज कर रहे हैं, यूज किया, वो मिसयूज हो गया ना। जिसका एक अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। एक सिक्का है, 2 पहलू हमेशा रहेंगे। अगर बात करें आपके कैरेक्टर की, तो पहले एज अ ह्यूमन नेचर जैसा एक्ट करना, फिर एआई जैसा एक्ट करना, काफी आपको बैलेंस करने में मैं नहीं बताऊंगा। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं इंसान ही हूँ फिल्म के अंदर, कैसा इंसान हूँ वो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि हम एक्टर्स लोग इंटरव्यू देते देखते कुछ हिंट ड्रॉप कर देते हैं और उसमें मिट्टी पलीद हो जाती है।
बहरहाल इतना जरूर कहूंगा कि पिक्चर में जो AI VFX द्वारा तैयार किया है वो काबिल तारीफ है। किसी भी इंडियन फिल्म में आपने इस स्तर का VFX नहीं देखा होगा, और हालांकि इतनी कोई बड़ी फिल्म है नहीं है, लेकिन जिस किस्म का पैसा, जिस किस्म का वक्त VFX को दिया गया है, वो आई डोंट थिंक आपने किसी भी और हिंदी फिल्म में देखा होगा। और मैं बड़ी बड़ी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। वैन आपकी एक्टिंग भी काफी लाजवाब है इसमें। थैंक यू। ये होते होते हो जाता है। मेरा मानना है कि पहले जब मैं पहले 10 साल टेलीविजन पे काम करता था, तब मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि जो भी करता था वो चल जाता था। और एक चीज जब चल जाती है ना, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होने लगता है। जब चीजें नहीं चलती हैं, तब आप अपने ऊपर मेहनत, निराश हो जाते थे। नहीं, मैं निराश तो कभी नहीं हुआ। जब चीजें नहीं चलती है तो आप अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करते हैं कि अगर ये जब चल रही थी तो इसका श्रेय तुम ले रहे थे, अब नहीं चल रही है तो इसका भी श्रेय तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं, अगर आयरा नहीं चलती है तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पिक्चर का सेंट्रल कैरेक्टर मैं हूँ। और अगर चल जाती है तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर मैं हूँ। तो दोनों चीजें, अगेन सिक्का है, दो पहलू हैं। मेहनत करते रहो, अपने आप को बेहतर करते रहो, और यही है मंत्रालय। इवन अगर मेहनत की बात करें तो आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। ये तो लगा लेता हूँ मैं बहुत मजा आता है मेरे को, क्योंकि जब लोग, आप जैसे लोग, नए लोग, आप शायद स्वाभिमान को अब 30 साल होने, आपको पता नहीं आप पैदा हुई थी 2025 में 30 साल हो जाएंगे। देखो, तो 30 साल हो जाएंगे, तो जब आप जैसे लोग आके तारीफ करते हैं, छोटी तारीफ ही सही, लेकिन मजा आता है कि भाई हमने अपने आप को ऐसे रखा है कि आपको देख के खुशी हो। और हर इंसान को ये करना चाहिए, न सिर्फ एक्टर और मॉडल। इवन ऐसा लगता है आप हर कैरेक्टर वाइज अपने आप को चेंज करते हो, अपने लुक को चेंज करते हो, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देखी आपका लुक काफी अलग नजर आया मुझे। बिल्कुल अलग था वो, मैं चाहता था कि वो ऐसा लगे। फेस काफी अलग लग रहा था आपका, अभी सामने से देख रहे तो फेस काफी अलग लग रहा है। अब मैं ज्यादा जवान हूं। इवन अगर फिटनेस के बाद बात करें फिल्म की, तो उसमें आप डांस भी करते हुए नजर आए, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले से ही आपको करना ही था, मन था कि मैं करना है, वो भी वो कपल डांस है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। जो मेरे साथ में महिला है, वो एक आला दर्जा की डांसर है। मतलब शी स्कारलेट विल्सन इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स। वो कई हिंदी फिल्मों में गाने कर चुकी है। और जब मुझे पता चला, मैं जब पहले गया था मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगा कि अंग्रेजी फिल्म है, इसमें कहाँ गाने वाने होंगे। शूटिंग करते करते मेरे डायरेक्टर ने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ 3-4 गाने भी डाल दें। ऐसे इस पिक्चर में गाने कैसे आ सकते? बोले आ सकते हैं, बॉलीवुड है। हाँ, बॉलीवुड है। इवेंचुअली वो हम सभी चाहते हैं कि इंडिया में लोग ये फिल्म देखें। तो मैं गया और पहले दिन उनके साथ शूटिंग थी, स्कारलेट के साथ। मैंने बोला ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, करवा लेंगे आपसे। और वहाँ का जो कोरियोग्राफर था, उसने इतनी मेहनत कराई मुझसे, और मुझे इतना मजा आया, क्योंकि इंडिया में सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, तो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूंगा। पर ऐसा है नहीं। वो चाचा और बॉलरूम डांस करने के लिए आपको एक अलग ग्रेस की जरूरत होती है। तो वहाँ के जो कोरियोग्राफर थे टिम, उसने बहुत मेहनत कराई। और इवेंचुअली अब जब मैंने गाना देखा, ट्रेलर लॉन्च के दिन पहली बार मैंने गाना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली जब तो आपकी वाइफ के साइड से क्या रिएक्शन आया? मेरी वाइफ के साइड से रिएक्शन, देखो, जब तक उसे बहुत अच्छी नहीं लगती है चीज ना, वो ज्यादा कमेंट नहीं करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, 30 साल हो गए, उसे मैं स्वाभिमान में पसंद नहीं आया। अरे और मैंने उनको बोला कि पूरी कंट्री पागल हो गई है। कंट्री बोल रही है कि ऋषभ मल्होत्रा जैसा किरदार हमने लाइफ में देखा नहीं। बोले वो सब ठीक है, एक्टिंग नहीं आती है। तो मानसी को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। उसे गाना अच्छा लगा और उसे मेरा किरदार भी अच्छा लगा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, लेकिन वो ज्यादा बोलती नहीं है। जिस दिन मैं कोई अच्छा काम कर लेता हूँ, जैसे मैंने हाल ही में दिल्ली में बाबा साहेब आम्बेडकर पे एक शो किया था, और वो शो वो देखने आई थी दिल्ली एक शो के लिए। मैंने 25 दिन में 50 शो किए थे। केजरीवाल साहब ने मेरे बारे में ट्वीट किया था कि तुम्हें देख के हमें वाकई लगा कि बाबा साहब स्टेज पे आ गए हैं। और मानसी ने, आई थिंक 30 साल में वो एक बार, मुझे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोले कि तुमने ये कमाल का काम किया है। तो क्योंकि मैं 18 साल से लेके 82 तक मैं स्टेज में 3 घंटे में एज हुआ, और उस किस्म का परफॉर्मेंस किया मैंने। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी वो परफॉर्मेंस करके। झूठ क्यों बोलूँ, अच्छा काम करूँ तो उसमें भी मजा आना चाहिए, और बताना ही चाहिए सबको मैंने अच्छा काम किया। तो वो एक टाइम मानसी ने शायद मेरी तारीफ की, उससे ज़्यादा 30 साल से वेट ही कर रहा हूँ।
इवन ऐसा कह सकते हैं जो अपने अच्छे, हमारा जो अच्छा चाहते हैं वो जानबूझ के मुंह पे तारीफ नहीं करते। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने बेटर और बेटर करें अच्छा और बेटर करें। इवन मेरा भाई भी ऐसा ही है थोड़ा बहुत। ये लोग ऐसे ही होते हैं, तो अच्छी बात है एक्चुअली कि सब जैसे मेरी माँ है, हर चीज में मेरी तारीफ करती है, इवन हर चीज। बुरा भी करता हूँ लगता है वाह वाह क्या काम किया है। इवन आज मैं ऐसे उसको बोलूंगी ना, उनको, मेरे भाई को, आज मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछ के, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छा इम्प्रूवमेंट ऐसा हमेशा का उसका रहता है। अगर बात करें आपके बिहेवियर की, आपके वॉइस की, काफ़ी अलग है। इसमें भी आपने कुछ मेहनत किया है या फिर ऐसे नेचुरली है? ये इसके बारे में कहानी बड़ी सिंपल है। जब स्वाभिमान कर रहा था, अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा फैन था, आज भी हूँ। तो मेरी आवाज़ क्या थी मुझे याद ही नहीं है। उन्हें कॉपी कर करके अपने आप बेस आ गया मेरी आवाज़ में। आप अगर नोटिस भी करें तो एक मेरा ये जो है शोल्डर भी झुक गया है उनको कॉपी करके। और ये भी बात मैंने कभी छुपाई नहीं। बहुत सारे मेरे शुभचिंतक कहते हैं कि भाई ये सब प्रेस में मत बताया करो, कैमरे पे मत बताया करो। अब क्या फायदा, अब तो जो हो गया था हो गया। और आवाज़ की जब तक है तो आवाज़ जब आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी आवाज़ किस रेंज तक जा सकती है। तो वो करते 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 एक थोड़ा सा कल्चर हो जाता है। और मुझे तो आवाज़ ऑडियो सीरीज करने में भी मज़ा आता है। लोगों के हॉलीवुड फिल्म्स भी डब कर लेता हूँ मैं, मज़ा आता है। इसलिए वैसे कुछ मूवी में भी आप आ गए। ऑडियो वाले में। और अगर बात करें, कभी ट्राई किया है अमिताभ सर जी का किसी मूवी में आवाज डब करने का, ऐसा कुछ? कभी अभी आपको चांस मिला होगा? जी मजाक करते थे मेरे साथ। मेरे बहुत अच्छे परम मित्र हैं, मेरे बहुत ही करीब थे। स्वाभिमान में त्यागी का रोल किया था उन्होंने। और त्यागी और ऋषभ भैया तो ऐसी जोड़ी थी जो शायद मेरी और चन्ना की नहीं थी। और उनका मानना था, तभी मजाक करते थे मेरे साथ कि कभी अगर अमित जी की डबिंग करनी हो और अमित जी के डेट्स ना मिले तो तुम्हें भेज देंगे, तुम जाके डब करके आ जाना। तो मजाक करते रहते थे। लेकिन वो अमिताभ बच्चन तो किसी और ही लेवल के इंसान हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ मैंने 5 साल कंटिन्यूसली बिताए, जब उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था हिंदी सिनेमा से। और वो 5 साल हमने उनके साथ बिताए क्योंकि वो स्वाभिमान का वक्त था, वो एग्जाइल में थे और रोज़ शाम को हम मिलते थे और सब जगह एक साथ जाते थे उस ज़माने में। तो खुशकिस्मती है कि मेरे आइडल को मैं इतने करीब से देख पाया। इवन शुरुआत ही अच्छे से हुई आपकी। जी। इनफैक्ट वो दोपहर को मेरा शो देखते थे और शाम को मुझे आके कहते थे कि आज तुम्हारा काम देखा, मैंने अच्छा काम किया है। तो मेरे लिए तो उसके बाद मुझे कभी किसी अवार्ड की लालसा नहीं रही, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन आपसे कुछ कह दे तो खत्म हो जाती है। जो हमें चाहिए रहती है वो हमें शुरुआत में ही मिल जाए। तो हाँ, तो शायद उसके बाद ऐसा काम नहीं किया जो अमित जी को पसंद आया। इवन बात करें शुरुआती से, आप सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, आप गुजराती मूवीज़ में भी काम कर चुके हो, अलग अलग लैंग्वेज में काम कर चुके हो और आप बेसिकली गुजरात से हो जी। तो अगर आप चाहते तो आप ऐसा सोच सकते थे नहीं मैं सिर्फ गुजराती फिल्म से तक ही सीमित रहता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप उससे हटकर सोचे, बोले कि नहीं मुझे बॉलीवुड में आना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। मुझे कभी भी लैंग्वेज की वजह से मेरे कोई सिलेक्शन को फर्क नहीं पड़ा है। जब पहली बार मुझे गुजराती फिल्म ऑफर हुई थी तब उससे जस्ट पहले काबिल रिलीज हुई थी और काबिल सुपर हिट हो गई थी। कई लोगों ने बोला कि इस वक्त गुजराती फिल्म मत करो, लेकिन मैंने कहानी सुनी, मैंने अपना किरदार सुना, मैंने बोला ये फिल्म नहीं करूँगा तो मैं बहुत बड़ा डफर होऊंगा। और देखिए उस फिल्म के रिलीज के बाद मुझे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला उस फिल्म के लिए, जो हिंदी फिल्म के लिए अभी तक नहीं मिला है। तो लैंग्वेज इज डेफिनेटली नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। मैंने बंगाली फिल्में की हैं, 6 बंगाली फिल्में की हैं, उसमें भी अलग अलग किरदार किए हैं। एक कन्नड़ फिल्म की मैंने हाल ही में। तो मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज की वजह से कोई आप काम हाँ या नहीं कर सकते, वो कोई सीमा है ही नहीं। तो जो मुझे जब उसके बाद कई सिमिलर फिल्में ऑफर हुई तो लेकिन मैंने एक भी नहीं की। अब जाके एक और गुजराती फिल्म की और एक और बंगाली फिल्म भी करता तो करते रहता हूँ। अगर बात करें काबिल की जी, तो ऋतिक रोशन सर ने एक चीज़ कहा था, मैं एक इंटरव्यू में सुनी थी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे 2 बेटे, अगर मेरे बच्चे बड़े होते तो वो दोनों का रिलेशन जैसे आपका और रोनित सर का है सेम वैसा रहना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऋतिक के बारे में बात करना शुरू करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। उससे बेहतर, उससे ज़्यादा अच्छा इंसान बहुत कम मिलता है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, उससे बेटर बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी खुद मुझे कहती थी कि ही इज सच अ नाइस फादर, बिकॉज वो अपने बच्चों के साथ चीज़ें करते भी हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें प्लान करते हैं ताकि बच्चों का मन लगा रहे
और अगर ऋतिक ने जब ये बात कही थी रोनित और मेरे बारे में, आई थिंक इससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री चीज दो भाइयों के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऋतिक ऐसी बातों में झूठ तो बोलता है नहीं। उसके साथ मेरी एक बहुत इन डेप्थ बातें होती है, उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उससे पूछा था कि क्या जरूरत क्या थी इसे, क्योंकि अगर आज मैं स्टैंड नहीं लेता हूँ तो कल हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे मेरे बारे। उस जैसा करेक्ट आदमी आपको मिलेगा नहीं, उस जैसा को एक्टर आपको मिलेगा नहीं। हम लोग एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे जो काबिल का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस था, और उसमें मेरे पास क्रैश मैट नहीं था। उसने वो शॉट नहीं होने दिया, बोला जब तक रोहित का क्रैश मैट नहीं आएगा मैं शॉट नहीं दूंगा, और रोहित तुम शॉट नहीं दोगे। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे, यूजुअली हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ऋतिक की बात करूंगा तो करता ही रहूंगा। आप एक बार शुरू हो गए तो खत्म नहीं होंगे। मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो 17-18 साल का था। हाँ, एक्टर कुछ भी नहीं था, असिस्टेंट भी नहीं था। हमारे कॉमन फ्रेंड थे सृष्टि बहल और गोल्डी बहल, उनके घर में पहली बार दिवाली की मौके पर मिला था, और तब से वो पूरी शाम हम लोग सब पत्ते खेल रहे थे, ये कर रहे, वो और मानसी बैठे गप मार रहे थे। बहुत शायद था तभी वो। इवन अगर बात करें, आप शुरुआत 1994 to 95 समथिंग किए थे, 2006-7 तक आप टेलीविज़न के, लेकिन उसके बाद आप टेलीविज़न से एकदम गायब से हो गए। काफ़ी साल लगा आपको उसके बाद में, या फिर आप मतलब उतने सेटिस्फाई नहीं थे कि जो मुझे अचीव करना है मुझे उधर तक ही जाना है, या फिर बॉलीवुड तक, या फिर नहीं, मैंने बॉलीवुड के लिए कभी टेलीविज़न नहीं छोड़ा था। मैंने टेलीविजन पे काम कम इसलिए कर दिया, मैं कैमियो करता रहता हूँ। मैंने 2019 में लास्ट फुल क्रेडिट शो किया था संजीवनी। वो 6 महीने तक चला, उसके बाद शो नहीं चला तो फिर बंद करना पड़ा। लेकिन मैंने कभी टेलीविजन को मना नहीं किया है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले मैंने सौभाग्यवती भव पार्ट 2 में बहुत सॉलिड रोल किया था, जो बहुत लोगों को पसंद आया। वो कैमियो था। मैं टेलीविजन पे काम इसलिए कम करता हूँ क्योंकि जिस किस्म के किरदार मैं करना चाहता हूँ वो अगर कोई दे ही ना तो मैं कैसे करूँ। वैसे शोज बन ही नहीं रहे, वैसे किरदार लिखे नहीं जा रहे हैं, और मैं वो अपना जो रेगुलर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अपने आप को कंफर्टेबली नहीं महसूस करता हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा। बट ये तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगा कि मैं टेलीविजन से कभी मुंह मोड़ सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जितना भी काम जानता हूँ, सब टेलीविजन की वजह से। अगर बात करें आजकल, अभी टेलीविज़न, OTT और बॉलीवुड तीनों अलग अलग सेक्शन हो गए, पार्ट हो गए। तो आपको क्या लगता है ये एक पॉजिटिव साइड में जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है कि OTT भी एक आ गया है, लोगों को मिल रहा है जॉब, या फिर ऐसे हो रहा है कि थिएटर में लोग कम जाना शुरू कर रहे हैं, या फिर लोग OTT में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए? लोग थोड़े से डर गए थे इसलिए थिएटर्स में नहीं जा रहे थे, लेकिन थिएटर कभी भी खाली नहीं होंगे। अच्छी फिल्में बनेंगी, लोग थिएटर जाएंगे। जैसे देखिए आज क्या है, आप टेस्ट मैच भी देखते हैं, आप T20 भी देखते हैं, आप T50 भी देखते हैं, आप IPL भी देखते हैं। आपको जो दिखाया जाता है आप देखते हैं। 10 ओवर का भी निकल जाएगा फिर भी हम देखेंगे। तो मेरा मानना है कि फिल्में टेस्ट मैच होती हैं, टेलीविजन T20 है, OTT 50 ओवर गेम है, IPL है, तो सारी चीज़ें एक अलग अलग स्वाद से आप देखें, आप कंज्यूम करें तो आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, राइट। आपको एक चीज़ कभी हो जाती है, बट ज़्यादातर जिंदगी में जैसे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट का स्टॉक मार्केट कभी बहुत ज़्यादा नहीं गिरता, अगर गिरता भी है तो इट बाउंसेस बैक डबल। तो आई थिंक माध्यम चेंज हो सकते हैं, लेकिन हर माध्यम की एक अपनी जगह बन गई है और वो बड़ी ही होती जाएगी। इवन आप इतने काफ़ी आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके हो, अमिताभ सर के साथ काम कर चुके हो, ऋतिक रोशन सर के साथ, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आपको काम करने में काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अपनापन लगा है? मतलब ऋतिक रोशन। जॉन के साथ भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जॉन एक बहुत ही मस्तीखोर इंसान है, बहुत ही राय सेंस ऑफ ह्यूमर है, कब मजाक कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जॉन भी एक बहुत ही दिल के साफ सिंपल इंसान है, उनके साथ भी काम करके बहुत मज़ा आया। तुषार कपूर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वो भी दिखते बड़े शांत हैं लेकिन है बड़े नॉटी, बहुत नॉटी है। अपने भाई के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। उसकी जो डिसिप्लिन, न्यू फाउंड डिसिप्लिन है रोनित में, वो लेकिन हैंड्स डाउन ऋतिक रोशन। ये ओके। लास्टली क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपके भाई रोनित सर जो कि केडी पाठक का रोल प्ले किए थे, आज तक किसी को पता नहीं चला केडी का फुल फॉर्म क्या है। वो अगर आपको उसके बारे में पता होगा तो आप बताना चाहेंगे? मुझे ये सवाल पहले भी पूछा गया है, और मैं आपको सच बताता हूँ कि केडी पाठक को नहीं पता कि केडी का मतलब क्या है।
तो जाकर जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको इतला कर दूंगा, आप दिखा देना अपने चैनल। और लास्टली अपने फैंस को क्या कहेंगे कि आयरा जैसी मूवी आ रही है? देखिए बहुत अच्छी फिल्म है। अभी एआई के बारे में है, डीप फेक के बारे में है, किसके बारे में है, उसके बारे में मत सोचिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास 2.5-3 घंटे हैं परिवार के साथ, वाकई एक टोटली एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो आयरा जाके देखिए। हर वो चीज़ जो हम लोग एक फिल्म में ढूंढते हैं, हर वो एक चीज़ इसमें है, और टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। अगर टाइम वेस्ट लगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फोन करके गाली दे दीजिएगा। इवन ये कह सकते हैं आप अगर मूवी में हैं तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, मुझे देखने के लिए चले जाना है यार। 30 साल से बर्दाश्त कर रहे हो, 2.5 घंटे और सही। कहाँ से लोग होंगे, क्योंकि आवाज की बात करें उसमें भी अट्रैक्टिव है, बॉडी की बात करें तो उसमें भी अट्रैक्शन है, सब में अट्रैक्शन है। 4 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, प्लीज जाके देखिए। यस, प्लीज जाके देखना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।